नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम आपको एक बहुत बड़े विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में इस वक्त आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है, एक खास पार्टी के इशारे पर वोटों की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए सोचिए कि विदेशी धरती से लेकर अपने देश में, अपने देश के भीतर कई बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वक्ता इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये जानते हुए भी, समझते हुए भी लोग इलेक्शन कमीशन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। हम जब आपको ये बता रहे हैं तो हम ये बताते हुए एक तस्वीर चला रहे हैं। आपने शायद इससे पहले टीवी पर देखा होगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। इनका नाम है संजय कुमार। ये कौन है, आपको इसकी और थोड़ी जानकारी दे देते हैं। CSDS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे करती है, लोगों के बीच जाती है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और इस तरह के पॉलिटिकल सर्वे करती है। और CSDS वही संस्था है, ये उसी के ओनर हैं, उसी को चलाने वाले, उसी के कर्ता धर्ता हैं, जो कुछ दिन पहले बैठकर टीवी पर रो रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे और आज एक बार फिर से इन्होंने माफ़ी मांगी है। हम चाहते हैं कि संजय कुमार ने जो माफ़ी मांगी है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाई जाए। संजय कुमार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस. Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly elections. The data in row was misread by our team, data team. ये वो कहते हैं। तो यानी वो दो जगहों का जिक्र कर रहे हैं। एक तो लोकसभा चुनाव 2024 और 2024 में ही जो महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव हुआ था उसको लेकर अब ये माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी है उनको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपको मेन मुद्दे पर लेकर। मुद्दा ये है कि अभी जो वोट चोरी का जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसकी बीज अगर किसी ने बोई है तो यही वो आदमी है जो आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो शख्स है जिसकी वजह से वोट चोरी का पूरा नैरेटिव बोया गया और अब इलेक्शन कमीशन इस आदमी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। मेरे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे। पंकज, इस आदमी ने इस देश की एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी के खिलाफ लोगों में घृणा और नफरत भरने का काम किया है जो अभी तक ईमानदार माना जाता था, जो दुनिया में भारतीय लोकतंत्र को एक मिसाल के तौर पर स्थापित कर रहा था। उस बॉडी के खिलाफ इसने दुष्प्रचार किया है। पूरा मामला क्या है, जरा आप डिटेल में बताएंगे। अनुपम, सबसे पहले वोट चोरी या चुनाव में गड़बड़ी या इस तरह की बात सबसे पहले कब आई? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस के आसपास। पहली बार वो खुलकर उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के एक आंकड़े बताया कि देखिए महाराष्ट्र में अंतिम 2 घंटे में इतना ज्यादा ये हो गया था चुनाव और फिर इतना जुट गया वोटर आईडी, यही सब कह रहे थे ना कि अचानक लोकसभा चुनाव और असेंबली इलेक्शंस के बीच में इतने ज्यादा वोटर जुड़ गए। और उनका आरोप था कि अंतिम 2 घंटों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। राहुल गांधी स्वयं नहीं कह रहे थे, मतलब जुबान उनका था, लेकिन ये आंकड़े दिए गए थे इसी संजय कुमार के द्वारा। ये CSDS लोक नीति के डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद ये उसी के लिए माफी मांग रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र के बारे में भ्रम फैलाया, गलत आंकड़े पेश किए और उसके लिए ये अपोलॉजी वाला ट्वीट है ये। और ये माफी कब मांग रहे हैं? आसानी से नहीं। हरियाणा इलेक्शन, उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन में आलतू फालतू फर्जी आंकड़े देने के बाद ये लगातार नैरेटिव सेट करते रहे। इन्होंने आर्टिकल्स लिखे अखबारों में। एक दिन पहले तक ये आदमी चुनाव आयोग को चोर कह रहा था। फ्रंटलाइन मैगजीन है, उसमें ये आर्टिकल लिखा है परसों शाम को। ये चुनाव आयोग को चोर कह रहा था।
और जब सब कुछ हो गया तो अंत में चुनाव आयोग ने भी कहा और कि मैं अब तो भाई आपको जांच पर करनी आपकी होगी। बात जोड़ देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आगे बढ़े, आपने एक बात कही ना कि इस आदमी ने एक आर्टिकल लिखा एक न्यूज़पेपर में, और उस आर्टिकल में चुनाव आयोग को चोर तक कहा गया। ये चोर वाली बिल्कुल भाषा बिल्कुल किसकी है? ये पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं इसकी की। हो सकती है, किसी सर्वे करने वाली एजेंसी की नहीं हो सकती है। लेकिन इस आदमी ने इलेक्शन कमीशन को चोर कहा। इस आदमी बिल्कुल का एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं पंकज जी, चूंकि आपने जो बात छेड़ी है ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। आप दिखाइए कि ये आदमी हरियाणा इलेक्शन के बाद इस आदमी को टीवी पर माफी मांगते हुए देखा गया, रोते हुए देखा गया था। इस आदमी ने कैसे पूरा नैरेटिव बना दिया था चुनाव खत्म होते ही अपने एग्जिट पोल में कि बीजेपी खत्म हो गई हरियाणा से, लेकिन आई बीजेपी। सुनिए पहले आप वो वीडियो देखिए, दिखाइए वो वीडियो। कोई बहुत अंतर नहीं है। हरियाणा में बहुत सीधा सीधा सा मामला है। कांग्रेस बहुत मजबूत है और बीजेपी के लिए कोई चांस दिखाई नहीं पड़ता है। हरियाणा की जनता को ये लगता है कि सत्ता बदलने का समय आ गया है, बीजेपी को बदलने का समय आ गया। मोटा मोटी ऐसा दिखाई पड़ता है 5 से 6% का गैप है कांग्रेस और बीजेपी के वोट में। कांग्रेस निश्चित रूप से आगे दिखाई पड़ती है, और अगर ये भी गैप बना रहा 5 से 6% का गैप, तो कांग्रेस और दोनों के बीच में दुगनी से ज्यादा सीटों का अंतर दिखाई पड़ता है। तो बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री ऐसे वोट शेयर में कांग्रेस को मिल सकती है। ये आदमी कह रहा था बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री मिलेगी कांग्रेस को हरियाणा में, बीजेपी से 2 गुनी सीट आ सकती है। पंकज जी की बात को जोड़ते हैं। जी पंकज जी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब चुनाव हो गए तो एक एग्जिट पोल में इसने पहले कांग्रेस को विनर दिखा दिया। हाँ। जब रिजल्ट आ गया कांग्रेस हार गई, तब ये क्या कर रहा था पता है? ये बता रहा था कि किस कास्ट ने किसको वोट दिए। मतलब कि हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए जाति का एंगल लेके आया था। चुनाव के जस्ट जिस दिन ये चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन जैसे ही पता चला इसे कि अब कांग्रेस हार रही है, तो ये हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने के लिए ये पोल बता रहा था। इसने ये नहीं बताया कि मेरे आंकड़े क्यों फेल हो गए। इसने ये नहीं बताया कि कल शाम तक अगर मैं एग्जिट पोल के नाम पर कांग्रेस को जिता रहा था तो सुबह सुबह बीजेपी कैसे जीती, उसके बारे में पूरी बात गोल कर गया। और ये आदमी ये कह रहा था कि जाटों ने किसको वोट दिया, तो गुर्जरों ने किसको वोट दिया, तो हिंदू की फलाना जातियां कैसे थी, ये थी। मतलब कि हिंदुओं को जातियों में बांट रहा था। ये किसी को नहीं पता कि किस जाति ने किसे वोट दिया। लेकिन चुनाव के जैसे ही काउंटिंग चली रही इसको पता चल गया। अगर इसके पास जाति के आंकड़े थे तो एग्जिट पोल के दिन ही क्यों नहीं दिखाया? और अगर एग्जिट पोल के दिन इसके पास जाति के आंकड़े नहीं थे तो एक दिन बाद, अभी चुनाव परिणाम पूरा आया ही नहीं है, दोपहर के 12 बजे हैं, इसके पास हरियाणा में किस जाति ने किसे वोट दिया वो कैसे आंकड़े आ गए? मैं आपको बता रहा हूं ये CSDS के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस संस्था को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस फंड करती है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। CSDS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। ये हमारे मतलब कि हमारे देश में या आसपास जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें कैसे विकास कर रहा है उसके रिसर्च के लिए बनाया गया था। लेकिन ये पॉलिटिकल ये करने लगा और ये पैसे गवर्नमेंट से प्राप्त करता है और बताया ये जाता है, ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा, कि इनके जितने प्रोडक्ट निकले हैं CSDS के, जितने भी आप देख लीजिएगा एक्सपर्ट, घोर कम्युनिस्ट, घोर कांग्रेसी। एक योगेंद्र यादव भी यही के प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो फेमस है उनके बारे में बता रहा हूं। बहुत सारे टेलीविजन पे आप CSDS के जो भी आते हैं उनकी भाषा सुन लीजिएगा एक बार। वो अफसोस प्रकट करते मिलेंगे कि इस देश में बीजेपी की सरकार कैसे आ गई या मोदी कैसे बन गया, जबकि इस देश में तो रहना तो हमेशा कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को चाहिए था। ये इनकी भाषा है। और मैं एक जरूरी बात आपको बता रहा हूं, ये इन्होंने अपनी माफीनामे में क्या लिखा है कि मेरी टीम ने गलती से लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के आंकड़े, गलती से गलत आंकड़े अपलोड कर दिए। ये गलती नहीं थी। मैं लगातार 12 ऐसे इंस्टांसेस बता सकता हूं, पिछले सारे चुनाव को संजय कुमार को देख लीजिए। हर बार इनकी टीम गलती ही करती है और हर बार ये गलती का बचाव करते हैं और हर बार ये अखबारों में यहां की संस्थाओं के खिलाफ, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ,
कभी सरकार के खिलाफ। पता है ये आदमी ने सर्वे किया था कि राफेल घोटाले पे देश की जनता नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती है, सरकार को निगेटिव लाइट में दिखाया गया था। वहां से ये सब चल रहा है सीरीज। ये जानबूझकर किया गया था, ये गलती से अपलोड नहीं हुआ था वो आंकड़ा। और इसी महाराष्ट्र और हरियाणा के आंकड़े को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया चुनाव आयोग के खिलाफ। और आज देखिए, आज भी ये कर रहे हैं। और वो सारे आंकड़े जो राहुल गांधी अपने मुंह से बोलते हैं, जुबान से निकालते हैं ना, वो सारे आंकड़े इसी सीएसडीएस के संजय कुमार के दिए हुए हैं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, आज की बात मैं कर रहा हूं। आज सुबह सुबह पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया, दिखाइए वो भी सीएसडीएस के, हाँ, वो सीएसडीएस के आंकड़े के आधार पर था। जब बाद में माफी मांगी संजय कुमार ने और वो फर्जी डाटा निकला तो पवन खेड़ा ने ट्वीट डिलीट कर लिया। मतलब रोज पर डे आपको अगर कहीं भी ये दिखाई देता है ना कि फलाने जगह पे इस जाति ने इसे वोट दिया, इस जाति ने इसे वोट दिया, ये फॉल्स नैरेटिव कोई एजेंसी सर्वे नहीं करती, सिर्फ सीएसडीएस के अलावा। ये फर्जी आंकड़े होते हैं, कोई नहीं बताता गुप्त मतदान में कि कौन सी। अच्छा बताइए, लाइन में लगा हुआ है, सब आदमी को आप देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन जाति या कौन है? और उससे पूछ भी लिए तो कैसे वो बता देगा कि मैं अगर ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय हूं या वैश्य हूं या एससी एसटी में आता हूं तो मैंने किस पार्टी को दे? ऐसा कभी सुना है क्या कहीं भी? या एक आदमी को आप बुला लीजिए पूरे भारत में जिससे ये सवाल किया गया हो। और हर बार ये आंकड़े जारी करते हैं जातिगत आधार पर। हां, उसमें एक चालाकी यह होती है कि मुसलमानों की जातियों के आधार पर कभी आंकड़े नहीं जारी किए जाते। कभी सुना है कि मुसलमानों ने सैयद ने इसे वोट दिया, शेख ने इसे दिया, पठान ने इसे दिया, जुलाहा ने इसे दिया, दुनिया ने इसे दिया, अंसारी ने इसे दिया? कभी सुना है? हाँ, यह जरूर रहेगा कि ब्राह्मणों ने इसे दिया, राजपूतों ने इसे दिया, जाटों ने इसे दिया, गुर्जर ने इसे दिया, दलितों ने इसे दिया। यह बदमाशी है। इस देश में हिंदुओं को विभाजित करने के लिए बदमाशी है। तो हर साल सीएसडीएस जाति के आधार पर ऐसे सोशल मीडिया के अलग अलग अब जगहों पर इनकी बड़ी चर्चा आजकल चल रही है, कल से ही मैं देख रहा हूं। तो क्या संजय कुमार जी का ही नैरेटिव कांग्रेस ने उठाया है? बिल्कुल 100%, एक एक शब्द, एक एक आंकड़े। और ये जो महाराष्ट्र में अलग अलग विधानसभा सीटों पर जो वोटों का खेल बता रहे थे राहुल गांधी, जिसका यही बताए थे इलेक्शन कमीशन ने दिया था, क्या वो यही डेटा इन्होंने ही डेटा दिया? हाँ, सीएसडीएस ने ही ये सबसे पहले कहा था कि कैसे कैसे बढ़ गए हैं, कि लोकसभा में इतने ही वोटर थे, अब देखिए असेंबली में इतने कैसे हो गए, बढ़ कैसे गए। ये सीएसडीएस का सबसे पहले कमाल था। और इन्हीं के आंकड़ों के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। राहुल गांधी देखिए बड़ा इनोसेंट पॉलिटिशियन है, उसको कोई चिट पकड़ा दे, कोई एनजीओ वाला, वो पढ़ देता है बेचारा। कभी सीताराम में चोरी पकड़ाते थे, वो पढ़ देता है। बाद में उसके लोगों ने कहा कि सीएसडीएस एक क्रेडिबल संस्था है, उससे आप आंकड़े उठा के लीजिए, वो बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और वो क्रांति करता फिर रहा है सड़कों पे, और उसको पता नहीं। हर बार आप देखिए कैसे इनके काम करने का तरीका है। सीएसडीएस एक आंकड़े जारी करती है, वो सीएसडीएस के उन आंकड़ों को बहुत सारे मीडिया, लेफ्ट लिबरल मीडिया, ये पवन खेड़ा वाला बताया था, ये डिलीट कर दिया पवन खेड़ा ने। इस ट्वीट को आज डिलीट कर दिया फजीहत होने के बाद। ये देखिए इलेक्शन कमीशन को यहां पे सवाल उठा रहे थे कि 40% तो पता नहीं कैसे बढ़ गया, तो कैसे घट गया। बाद में पता चला ये सीएसडीएस ने फर्जी ये किया है, तो फिर हटा दिया इस ट्वीट को। अब लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन क्या है? नेक्स्ट दे विल अनाउंस दैट 2 + 2 = 420। और ये लिखते हैं, पता नहीं, मतलब इन नेताओं को थोड़ी अपनी समझ भी होनी चाहिए। ऐसा मतलब लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनके बारे में जब लिखते हैं तो शायद ये नेता पढ़ते ही होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, पढ़ते ही होंगे, देखते ही होंगे। इस तरह से जब 420, 2 + 2 = 420 जब ये लोग लिखते हैं तो शायद अपने आप के भीतर, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत इन लोगों को पड़नी चाहिए। अगर ये पढ़कर लिखते, खुद का एनालिसिस होता, तो ये ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ता पवन खेड़ा को। कंफर्म आपको जी, अभी बिहार में एसआई है ना, सब कुछ ये जो विवाद चल रहा है एसआईआर को लेके, चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी नहीं किए थे। उससे पहले सीएसडीएस ने एक आंकड़े जारी कर बताया कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। किसी को नहीं पता था, क्योंकि अभी बीएलओ अपना काम कर ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सीएसडीएस ने एक आंकड़ा निकाला कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं।
और फिर उसी आंकड़े के आधार पर ये एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया। बाद में कांग्रेस को पता चला कि एसआईआर की वजह से ही पता चला है कि कहां पे कौन सा फर्जी वोटर है, तो एसआईआर को कांग्रेस ने छोड़ दिया, फर्जी वोटर को पकड़ा है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम 2 जगह है, तो किसका नाम 3 जगह है, तो किसका मायके में है, तो किसका ससुराल में है, तो किस आश्रम में शिष्यों ने अपने गुरु के नाम पे सारा ये किया है, फादर के जगह पे उनका नाम दिया है, ये सारे पता चला एसआईआर और वोटर लिस्ट इनको। आज की तारीख में कांग्रेस वाले एसआईआर को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस वाले ईवीएम को लेकर कहना बंद कर दिया। ईवीएम वाला कहानी पता है ना इनको। ये सीएसडीएस वाले के आंकड़े के आधार पर कांग्रेस ने डिमांड की और कहा कि बड़ा भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, तो जो वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वोट के समय, उसका और ईवीएम में वोट का मिलान किया जाए। कांग्रेस ने नाम दिए 10 जगहों के। दिलीप मंडल ने भी सीएसडीएस का बखान किया था करीब 1 साल पहले, एक एक करके आप 2024 में जी क्या क्या लिखा था पंकज जी? 2024 में दिलीप मंडल ने कहा था कि सीएसडीएस हर साल और हर चुनाव के बाद ये आंकड़े जारी करता है कि हिंदुओं की किस जाति ने किस पार्टी को वोट किया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया था कि एक स्टडी हुई जिसमें एक क्लासरूम में सबको बैठा दिया गया, सारे स्टूडेंट्स को, उसमें हर जाति के स्टूडेंट्स है, और कुछ नहीं कहा गया। उन स्टूडेंट्स को सिर्फ कहा गया कि तुम लोग 100 की संख्या में हो, एक बंद लिफाफा है उसमें सिर्फ अपनी जाति लिख लो। उन 100 छात्रों ने अपने चुपचाप जाति लिखा, किसी को बताया नहीं। 24 छात्रों ने कुछ लिखा ही नहीं। दिलीप मंडल का कहना था कि जब एक क्लासरूम में, देता हूं आपको, बड़े गंभीर आरोप है जो मैं पढ़ रहा हूं। दिलीप मंडल लिखते हैं, फोर्ड फाउंडेशन से फंड पोषित रहा दिल्ली का थिंक टैंक सीएसडीएस पिछले कई दशक से हर चुनाव के बाद एक फर्जी आंकड़ा देता है कि किस जाति और धर्म के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया। भारतीय समाज को खंड खंड करने और जाति और धार्मिक समुदायों के बीच कटुता फैलाने का पिछले 75 साल का ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। इन आंकड़ों का सभी अखबार इस्तेमाल करते हैं। ये लेखों और किताबों तथा पीएचडी थीसिस में प्रयोग होता है। अगले 5 साल तक राजनीतिक लेखों में यह आता रहता है कि किस जाति ने किसको वोट डाला। इस वजह से हर जाति वाला दूसरी जाति वाले को और धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को संदेह की नज़र से देखते हैं। सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर ऐसे विश्लेषण आते हैं, जाटा, उपासी और खटिक साथ में वोट नहीं डालते, यादव और कुर्मी अलग अलग तरीकों से वोट डालते हैं, निषाद वोट किसके पक्ष पे गया, ब्राह्मण वोट कैसे पलट गया, ठाकुर और ब्राह्मणों ने अलग अलग पार्टियों को क्यों चुना, भूमिहार किनको वोट डालते हैं, अति पिछड़ों ने किसको वोट दिया, बनिए किस पार्टी के साथ गए, मुसलमान किनको वोट देता है, आदि। आगे वो लिखते हैं कि धर्म के आधार पर ऐसे गंदे विश्लेषण आते हैं, इन सब का कच्चा माल सीएसडीएस से आता है। हमारे जैसे लोगों के पास भी इनको इस्तेमाल करने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। ये गलत है। सीएसडीएस का सर्वे ना आए तो ये लेख बंद हो जाएंगे। इसका नतीजा ये भी होता है कि नेता उन जाति और धर्म के इलाकों में काम नहीं करता जिनके बारे में उसे इन तथाकथित सर्वे के जरिए बताया जाता है कि उनका वोट तो आपको मिला ही नहीं। धर्म के आधार पर भी ऐसे गंदे विश्लेषण आते हैं। उन्होंने आगे लिखा है, मैंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में सीएसडीएस के संजय कुमार के साथ एक कार्यक्रम में वक्ता था। मैंने उनसे पूछा कि आंकड़ा उनको कौन देता है। मैंने इतने इलेक्शंस देखे लेकिन वोट डालने के बाद मतदाता अपनी जाति और किसको वोट दिया दोनों बता दे, यह संभव नहीं है। गांव में तो ऐसी दुश्मनी कौन लेगा और शहर वाले आसानी से अपनी जाति बताते नहीं हैं। फिर वही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स के साथ उसी हॉल में मैंने 30 मिनट का एक सर्वे किया। मैंने सबके बीच एक पर्चियाँ बंटवाई जिसमें लोगों को सिर्फ अपनी जाति लिखनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर उसे बंद करके देना था। पहचान पूरी तरह गुप्त थी। इसके बावजूद लगभग 300 लोगों में से 50 लोगों ने पर्ची नहीं दी। जिस देश में आदमी गुप्त तरीके से अपनी जाति नहीं बताता, वहां वो कौन सा सर्वे करने वाला है जिससे पूरे देश में लोग अपनी जाति और वोट करने वाली पार्टी का नाम बता दें। ये तो मतलब पूरा उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। बिल्कुल, और सार्वजनिक रूप से खोला था। ये 2024 का ट्वीट है। ये आज के संदर्भ से इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि आज चूंकि माफी मांग ली है और आज एसआईआर विवाद हुआ या चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं इसलिए इन्होंने लिखा। इन्होंने ये ट्वीट 2024 में किया था और हम सबके पास भी थोड़ी बुद्धि तो है ही। आप बताइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि शाम को वोटिंग हुआ 5 बजे तक और 5:30 में ये आंकड़े आ जाते हैं कि किस जाति ने किसे वोट दिया। यह कैसे संभव है कि अभी वोटर लाइन में लगा हुआ है और टीवी पे यह चल रहा है कि फलानी जाति के इतने प्रतिशत लोगों ने फलानी पार्टी को वोट दिया।
ये शुद्ध रूप से फर्जी है, ये समाज में विभेद पैदा करने वाला है और कई समाज की कई जातियों को डिमीन करता है। जैसे मुसलमानों के बारे में एक लाइन में ये लिख देता है कि 90% मुसलमानों ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया। अब बताइए कि जो गुप्त मतदान के जरिए अच्छे कामों की बदौलत अगर दे रहा होगा तो उसको कैसा लग रहा होगा, या उसको समाज में किस नजर से देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के बारे में पेंट कर दिया जाता है कि एक फलानी पार्टी या फलाने परिवार के पीछे ये पागल है। अब बताइए कि उन यादवों का क्या जो रामकृपाल यादव को वोट देते होंगे या नंदकिशोर यादव को वोट देते होंगे, जो लगातार नित्यानंद राय को जिता रहे होंगे, उनको कैसा महसूस होता होगा। ये पाप है। चलिए, आप बताइए कि उनको कैसा महसूस होता होगा। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं अपने दर्शकों से भी यही कहूंगा कि ऐसे किसी सर्वे के झांसे में आप कभी मत आइएगा जिससे आपके आसपास के सामाजिक सद्भावना को कोई नुकसान पहुंचा सके। जी पंकज जी। आखिरी बात, ये संजय कुमार ने माफी भले ही मांगी है, लेकिन चुनाव आयोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। आप दर्शकों क्या सोचते हैं, ऐसे सर्वे करने वाले लोगों को किस हद तक या किस तरह से सरकार को देखना चाहिए, चुनाव आयोग इनके खिलाफ कैसे एक्शन ले, हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।